आइए आज लेक्चर नंबर 12। हम लोग लास्ट लेक्चर में टाइम पीरियड अभी टॉपिक चल रहा था, तो टाइम पीरियड हम लोग सिंपल पेंडुलम का हम लोग पढ़े थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज हम लोग टाइम पीरियड के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज सिंपल पेंडुलम के बारे में नहीं बात करके मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई स्प्रिंग है और उससे कोई मास अटैच है, तो अगर वो एसएचएम कर रहा है अगर ये बॉडी, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम आपको निकाल के दिए थे प्रीवियस लेक्चर्स में कि कितना होता है 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के, जहां m क्या है जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका मास है और k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी जिसको कमानी नियतांक भी कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हम लोग जानते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर। तो अगर ये तो सिंपल केस हो गया जहां पे एक स्प्रिंग अटैच है एक बॉडी से और ये बॉडी एसएचएम करेगा, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन रहे जहां पे एक से ज्यादा स्प्रिंग है यानी मल्टीपल स्प्रिंग है, यहाँ पे जैसे 2 स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ भी 2 स्प्रिंग लगा हुआ है, तो तब हमारा ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं। तो उस केस में हम कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे? तो आपको करना क्या होगा, आपको एक चीज सीखना होगा कि आप जब एक से ज्यादा स्प्रिंग अटैच है सिस्टम में, अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है फिगर में एक से ज्यादा स्प्रिंग है, तो उस परिस्थिति में आपको स्प्रिंग का इक्विवेलेंट निकालना होगा। जैसे कैसे रजिस्टर का इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालते हैं, तुल्यांक। अगर उसी तरह से आपको एक से ज्यादा स्प्रिंग दिख रहा है फिगर में, तो उसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तुल्यांक निकालने के लिए आपको रूल सीखना होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो 2 कनेक्शन आता है, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 स्टडी करें। केस 1 जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन किस तरह के कनेक्शन को कहेंगे, इंड टू इंड कनेक्शन, जहां एक स्प्रिंग के इंड पे दूसरा स्प्रिंग है, फिर उसके इंड पे दूसरा स्प्रिंग है। इंड टू इंड कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और स्प्रिंग जब सीरीज में अटैच हो तो उसका तुल्यांक कैसे निकलता है, तो आप जिस तरह से कैपेसिटर ऐड होता है, याद रखिएगा, जिस तरह से कैपेसिटर ऐड होता है उसी टाइप में आपका स्प्रिंग का भी इक्विवेलेंट का रूल है। यानी कैपेसिटर के बारे में हमको पता है कि जब सीरीज में कैपेसिटर्स होते हैं तो वो 1 बाई करके ऐड होता है, और पैरेलल में जब होता है तो वो सिंपली ऐड हो जाता है। उसी स्टाइल में स्प्रिंग का भी इक्विवेलेंट निकलेगा जिस तरह से कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकलता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, और उसी तरह से सो ऑन। ये पहला स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम K1 मान रहे हैं, ये दूसरा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान रहे हैं, और ये nth स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मान रहे हैं, Kn मान रहे हैं। तो ये सारे स्प्रिंग किस तरह अटैच दिख रहे हैं, इंड टू इंड कनेक्शन में दिख रहे हैं। तो इंड टू इंड कनेक्शन में इसलिए इसको सीरीज कनेक्शन मान सकते हैं। और सीरीज कनेक्शन में आपका क्या फॉर्मूला चलेगा, क्या रूल चलेगा इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 सो ऑन 1/kn। ये फॉर्मूला आपका सीरीज कनेक्शन के लिए चलेगा। जब स्प्रिंग सब सीरीज में अटैच रहेंगे तो आपका इस फॉर्मूला से आपका ऐड होगा। यदि इसमें मान लीजिए कि सारे स्प्रिंग आइडेंटिकल है, सारे स्प्रिंग आइडेंटिकल है, इसका मतलब कि सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा। इफ ऑल स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं तो उनका सारा का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा। K1 बराबर K2 होगा, सो ऑन बराबर Kn आएगा। इस सबको हम K मान सकते हैं। जब सब आइडेंटिकल है तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा, सबको हम कितने के बराबर मान लिए, K के बराबर। तो आपको कितना हो जाएगा फॉर्मूला 1/k सो ऑन n टाइम्स तक 1/k आपका ऐड होगा। बस सबका K1 की जगह पे भी K रख दिए, K2 की जगह पे भी K रख दिए, Kn की जगह पे भी K रख दिए, और इससे इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन का है
इसीलिए हम यहाँ S लिख दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट बता रहा है। तो 1/k 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 अगर n टाइम्स तक ऐड होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम n गुना 1/k लिख सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ से Ks क्या आ जाएगा, यानी सीरीज कनेक्शन का स्प्रिंग, सीरीज कनेक्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, Ks बराबर K अपॉन n। ये आपका मान लीजिए पहला रिजल्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या सीख रहे हैं कि जब स्प्रिंग सब सीरीज में अटैच होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि स्प्रिंग सब आइडेंटिकल है, अगर सबका स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर है, k के बराबर ले लिए, तो आपका डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जैसे सपोज जैसे क्वेश्चन है कि 5 स्प्रिंग है और पांचों का पांचों आइडेंटिकल है और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है, मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। तो सबका अगर 20 न्यूटन पर मीटर है और 5 स्प्रिंग है सीरीज में अटैच, तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो आप यहां से इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाइएगा। यहाँ k क्या है, k उन पांचों का जो सेम वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर, उसको आप 20 यहां ले लीजिएगा। और कितने नंबर, n क्या है, n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ कितने स्प्रिंग हमने बताया थे क्वेश्चंस में, 5। तो 20 यहाँ पे डाल दिए और 5 यहाँ पे डाल दिए, तो कितना आ जाएगा, 4। यानी अगर हम 5 स्प्रिंग को सीरीज में अटैच कर दें और प्रत्येक का स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है, तो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा। अगर आप इस फॉर्मूला पे चलिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका 4 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो तुल्यांक का मतलब क्या होता है, तुल्यांक का मतलब होता है कि अगर सपोज जैसे हमारे जो हमने अभी डिस्कस किया कि 5 स्प्रिंग थे, तो उन पांचों को हटाकर, जिनका प्रत्येक का 20 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट था, अगर उन पांचों को हटाकर वहां पर अगर सिर्फ एक स्प्रिंग रख दें तो वो उतना ही सेम फंक्शन दिखाएगा जो कि वो पांचों मिलके दिखा रहे थे। तो तुल्यांक निकालने का यही पर्पस होता है। दूसरा केस, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा, मान लीजिए इस तरह से कनेक्शन है, ये पहला स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान रहे हैं, इसका K2 मान रहे हैं, सो ऑन, और ये कितना है, Kn। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या मानेंगे, जैसे कि ये इस तरह का अगर अरेंजमेंट रहा तो इसको हम मानेंगे कि ये सारे स्प्रिंग किस तरह से अटैच है, पैरेलल में अटैच है। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जब जान गए कि ये पैरेलल में है, तो हम आपको बताए थे कि स्प्रिंग कैपेसिटर की तरह ऐड होता है। तो कैपेसिटर पैरेलल में कैसे ऐड होता है, सिंपली, तो यहाँ भी K इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, K इक्विवेलेंट यहाँ निकलेगा, सिंपली ऐड कर देंगे K1 प्लस K2 सो ऑन Kn तक। अगर सारा स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर मान लीजिए यही वाला केस यहाँ भी रिपीट करें, इफ ऑल स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, अगर यहां पे भी सारे स्प्रिंग्स को आइडेंटिकल मान लें, K1 बराबर K2 Kn बराबर K, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो सब अगर K के बराबर है, K1 भी K के बराबर, K2 भी K के बराबर, Kn भी K के बराबर, तो आपका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल का इक्विवेलेंट है तो यहाँ P लिख दिए। तो सब K के n टाइम्स तक K आप ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, Kp बराबर n गुना K। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया, इसको रिजल्ट नंबर 2 मान लीजिए। यानी अगर हमको कहा जाए कि अगर मान लीजिए कि 5 स्प्रिंग है और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है, सब आइडेंटिकल है और उनको पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, तो उनका तुल्यांक, उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो इस फॉर्मूला पर अगर हम काम करें तो K का वैल्यू यहाँ 20 रख देंगे और N का वैल्यू कितना रख देंगे, 5, यानी 20 गुने 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। तो यानी उस केस में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन पर मीटर। तो आप देख लिए कि स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है। सीरीज कनेक्शन में क्या रूल चलेगा और पैरेलल कनेक्शन में क्या रूल चलेगा, ये आपके सामने है। और आइडेंटिकल रहेगा तब भी क्या करना है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों केस को देख लिया जाए, फर्स्ट और सेकेंड केस को देख लिया जाए, तो हम
एक रिजल्ट पे आ सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम कुछ रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं, आपको अगर डिवाइड कर दे सपोज इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, Kp अपॉन KS, Kp अपॉन KS, K कट जाएगा दोनों जगह और आ जाएगा आपका n स्क्वायर ऊपर में। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, Kp बराबर n स्क्वायर KS। ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आ गया आपके सामने, जो कि आपको कोई क्वेश्चन को बनवा सकता है। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहे, आपको बोला जाए कि सपोज 10 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं। कितने आइडेंटिकल स्प्रिंग है? 10। और उनका आपको ये नहीं बता रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, सिर्फ ये बता रहा है कि उनका 10 आइडेंटिकल स्प्रिंग है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको कि यदि उन्हीं 10 स्प्रिंग को जो कि आइडेंटिकल है, अगर उनको हम सीरीज में जोड़ते हैं, तो इक्विवेलेंट आ रहा है, सपोज आ रहा है 25 न्यूटन पर मीटर आ रहा है। उन 10 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है, 25 न्यूटन पर मीटर। तो अगर उन्हीं 10 को पैरेलल जोड़ दे तब इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ क्या लीजिएगा, n था नंबर ऑफ स्प्रिंग, तो यहाँ 10 थे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और सीरीज में इक्विवेलेंट कितना बता रहे थे हम, 25। तो 100 गुने 25 कितना हो गया, 2500। तो अगर उन्हीं 10 को हम पैरेलल में जोड़ दे, जिनको सीरीज में जोड़ने पे 25 न्यूटन पर मीटर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा था, तो अगर उन्हीं 10 को पैरेलल में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 न्यूटन पर मीटर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक बात। इसमें थोड़ा और एक लेवल अपग्रेड करते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है बराबर। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हम स्प्रिंग ले लीजिए और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K इसका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब क्या है कि कटिंग ऑफ स्प्रिंग आप करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि इस स्प्रिंग को क्या करते हैं हम, इस स्प्रिंग को हम n इक्वल भाग में काट देते हैं। इस स्प्रिंग को हम n इक्वल भाग में काट दिए इस तरह से, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये लास्ट वाला nवां भाग। आपने स्प्रिंग को कितने इक्वल भाग में काट दिया, n इक्वल भाग में। आप अभी पढ़ रहे हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो उस परिस्थिति में ऐसा तो देख रहे हैं कि आप सबको इक्वल भाग में काटे हैं, सबको सेम लेंथ में काटे हैं। तो जो कटे हुए भाग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जो पहले उसका स्प्रिंग था, जो पूरा स्प्रिंग जब था उस समय जो स्प्रिंग कांस्टेंट था, उससे कुछ अलग होगा। तो मान लेते हैं कि इस कटे हुए भाग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K डैश। तो क्योंकि सबको हम इक्वल भाग में काटे हैं, तो सबका K डैश मानना पड़ेगा, क्योंकि सब इक्वल काटे इक्वल लेंथ में, तो सबका K डैश हो गया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये K डैश और इस K में, जो K क्या था, ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट था जब उसको हम कट नहीं किए थे उस समय, तो इस K डैश यानी जो काटने के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट है और K क्या है जो काटने के पहले है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इससे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये n इक्वल भाग में कट गया और इसको वापस अगर हमको जनरेट करना है, मान लीजिए ये n इक्वल भाग में कट गया, इसको वापस हम ओरिजिनल स्प्रिंग जैसा बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से अटैच कीजिएगा, तो सीरीज में ही ना जोड़ोगे। मान लो ये n इक्वल भाग कट गया और वापस आप वो स्प्रिंग पैदा करना चाहते थे जो पहले था, जो बिना काटने के पहले था, तो कैसे जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे कि पैरेलल में जोड़ोगे। तो कॉमन सेंस आप कहिए, कॉमन सेंस से कहिएगा सर सीरीज में जोड़ना पड़ेगा सबको, तो सबको सीरीज में जोड़ दीजिए। तो सीरीज में जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है, ये तो हम जोड़ते हैं उसी तरह से। सबका कितना कितना मान है, K डैश मान है, K डैश सीरीज में इसी तरह जोड़ा जाता है ना, K डैश n टाइम्स तक K डैश। और जो इसका इक्विवेलेंट आएगा, तो भाई जब आप इस
सारे इक्वल इक्वल कटे हुए भाग को अगर फिर से जोड़ दोगे सीरीज में तो फिर से वो ओरिजिनल स्प्रिंग बन जाएगा जो पहले था, जो काटने के पहले था। तो काटने के पहले वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, के। तो इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या रख देंगे, के रख देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/k और 1/k' 1/k' n टाइम्स तक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू 1/k'। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, k' बराबर n गुना k। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपका निकल के। ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है, जो काटने के बाद जो स्प्रिंग कांस्टेंट k' है और जो काटने के पहले जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है उसके बीच का रिलेशन। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि कोई स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है और उसको हम 5 इक्वल भाग में काटे। कितने भाग में काटे, 5 इक्वल भाग में काटे। तो प्रत्येक इक्वल भाग का जो कटा हुआ भाग है, प्रत्येक इक्वल भाग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो यानी k' पूछ रहा है आपसे, तो इस सूत्र पे काम कीजिए। आपको ये k' पूछ रहा है और आपको k यानी काटने के पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 100 बता रहे हैं और कितने भाग में काटे हैं, तो 5 इक्वल भाग में काटे हैं। यहाँ n की जगह पे हम 5 डालेंगे, n की जगह क्या डालेंगे 5 और यहाँ पे k की जगह क्या डालेंगे 100। तो कटे हुए भाग का कितना हो जाएगा, एक कटे हुए भाग का 500 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। एक एग्जांपल और हम मौखिक रिपीट कर दे, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर और उसको हम 10 इक्वल भाग में काट दे रहे हैं। 50 न्यूटन पर मीटर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और उसको 10 इक्वल भाग में काट दें और पूछे आपसे कि उसका एक भाग जो कट के निकला, 10 में से एक भाग जो कट के निकला उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो यानी आपको फिर से यहाँ k' पूछ रहा है, तो फिर से आप यही फॉर्मूला अप्लाई करो। काटने के पहले कितना आपको दे रहा है, 50 दे रहा है, 50 न्यूटन पर मीटर और कितना भाग में काटे आप, 10 इक्वल भाग में। तो n की जगह पे क्या डालिएगा 10, तो 10 गुने 50 कितना हो जाएगा 500। यानी अगर आप कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है और उसको अगर आप 10 इक्वल भाग में काटे तो प्रत्येक एक भाग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 500 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट पे डील कर सकते हैं। ये तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग था। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। कोई एक स्प्रिंग ले लीजिए, उसके बाद अगर स्प्रिंग को उसके वास्तविक उसके प्रेजेंट लंबाई के n टाइम्स तक हम खींच दें, उसको स्ट्रेच करके लंबा बना दें। स्प्रिंग को कभी हम करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, स्प्रिंग को खींच के लंबा कभी कभी बना देते हैं। तो अगर कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसको आप उसके प्रेजेंट लंबाई के तुलना में उसको n टाइम्स खींचकर लंबा बना दिए, तो यहां पर हम लिख देते हैं इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स original length, then its new spring constant becomes, मतलब कि यदि कोई स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है और आप उसको खींचकर उसके वास्तविक यानी उसके प्रेजेंट लंबाई का n टाइम्स उसको खींचकर लंबा कर देते हैं, तो उसका नया वाला इतना तो स्वाभाविक है कि उसको अगर आप खींच दोगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले के तुलना में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा, सपोज खींचने के बाद अगर हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग को खींचने के बाद उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम k' मान लें, तो वो k' यानी जो खींचने के बाद जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया है वो अपने जब वो अपने ओरिजिनल साइज में था उसका वो जितना गुना खींचोगे उतना गुना से भाग लगा देना है।
यानी k डैश क्या हो जाएगा k अपॉन n। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये हो गया, ये हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी अब दोनों को हम कंक्लूड कर दें। जैसे कि पहले तो इस पे हम एक क्वेश्चन बोल दें। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है। कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है। अगर यदि उसको हम उसके वास्तविक लंबाई के 5 गुना टाइम्स खींच दे उसके वास्तविक लंबाई के, तो उस जो खींचने के बाद जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा। यानी के डैश पूछ रहा है, तो कितना फॉर्मूला के की जगह क्या डालेंगे, जो उसका खींचने के पहले स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी 200, और n क्या है, जितना टाइम्स आप खींचे हैं उसको, जितने उसके वास्तविक लंबाई के गुना खींचे हैं, तो आप उसको 5 गुना खींचे हैं, तो यानी 200/5 कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा आंसर। तो यानी इस तरह का क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एक बार रिकॉल कर दें, यदि कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अगर जैसे उसको आप n इक्वल भाग में काट दिए तो एक कटे हुए भाग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, n k हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ k हो जाएगा, यानी ये सूत्र आएगा। और यदि आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसके आप वास्तविक लंबाई के तुलना में उसको n टाइम्स खींच दिए, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो जो पहले था उसको n से भाग लगा दो। यहाँ n क्या है, जितना टाइम्स आप उसको खींचे हो, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे दो फिगर हम बना के रखे थे शुरू से कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको कौन सा कनेक्शन मानोगे, इन दोनों स्प्रिंग का कौन सा कनेक्शन मानोगे, तो इंड टू इंड कनेक्शन है तो इसको सीरीज कनेक्शन मानेंगे। तो यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, बस अंतर क्या आएगा, 2 पाई, जो फॉर्मूला था वही रहेगा हमारा, बस अंतर क्या रहेगा कि यहाँ पे हम k जो लेते थे वहां k के जगह पे k इक्विवेलेंट रखेंगे, और k इक्विवेलेंट निकालना आपको हम बताया है। इस फॉर्मूला से आप k इक्विवेलेंट निकाल लोगे, कितना k इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूला से k इक्विवेलेंट निकालोगे तो देख लेना कि k इक्विवेलेंट तुम्हारा आ जाएगा k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2, और ये k इक्विवेलेंट का वैल्यू आप इसमें डाल दोगे तो आपका इस फिगर का टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। इसको किस तरह का कनेक्शन मानोगे, तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोले, पैरेलल कनेक्शन बोले हैं। तो पैरेलल में कैसे ऐड होता है, तो सिंपली ऐड होता है, तो सिंपली ऐड कर दो। तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k इक्विवेलेंट, k के जगह पे क्या आ जाएगा, k इक्विवेलेंट, और यहाँ k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिंपली ऐड कर देंगे k1 प्लस k2, और ये k इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो इस फिगर का भी टाइम पीरियड निकल के आपको आ जाएगा। तो आज हम किस पे लेक्चर दे रहे थे, जो मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसके टाइम पीरियड को निकालने के लिए आज हम आपको सिखा रहे थे। तो आपको हमने उसमें दो चीज और बताया कि अगर स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो क्या होता है, और स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं तब क्या होता है। और रहा बात टाइम पीरियड, तो एक क्लास हम और टाइम पीरियड पे लेंगे, उसमें आपको टाइम पीरियड के रिलेटेड जितने भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं या और भी जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं टाइम पीरियड के, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्लियर करेंगे। तो एक लेक्चर आपका और टाइम पीरियड पर रह गया है, और उसके बाद आपका 2 टॉपिक एसएचएम में और शेष बच जाएगा। एक बचेगा आपका टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, जिसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम एक टॉपिक रह जाएगा। तो एक लेक्चर तो आपका टाइम पीरियड में बच रहा है, और उसके बाद एसएचएम में 2 टॉपिक और रह जाएगा। तो उसके बाद आपका एसएचएम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग एसएचएम के रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम जैसा कि बोले थे कि लुसेंट बुक का और अरिहंत एक्स ग्रुप का जो बुक आता है फिजिक्स का, उस बुक से जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम आपका करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।